बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला और इसको लेकर कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कई जगह ईडी की दबिश हुई है और अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि ईडी ने छापेमारी खास तौर पर संदीप घोष और उसके करीबी विप्लव सिंह के साथ कई ठिकानों पर की है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने संदीप घोष के घर पर छापेमारी की है। ईडी ने इस अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी का घर वहां पर भी पहुंची, वहां पर भी छापेमारी की। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी ने छापेमारी की है। श्रुति इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ गई है इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। श्रुति, संदीप घोष पर पहले कार्रवाई सीबीआई की हुई थी और अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। कहां-कहां, किन-किन ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है? जी देखिए, संदीप घोष जो हैं वो 9 अगस्त से, जब से ये कोलकाता कांड सामने आया है, तब से कहीं ना कहीं चीज़ों में घिरते ही जा रहे हैं। पहले सीबीआई का उन पर केस चल रहा था। बता दें आपको कि कोलकाता हाई कोर्ट ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को लेकर सीबीआई को जांच करने का सीबीआई की जांच को सौंप दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि सीबीआई ने को चुनौती देने के लिए संदीप घोष ने 4 सितंबर को याचिका दाखिल की थी, जिस पर भी आज सुनवाई होनी है। लेकिन ईडी की टीम ने छापेमारी आज सुबह 6 बजे से तड़के ही शुरुआत कर दी है। बंगाल में संदीप घोष ही नहीं बल्कि उनके कई करीबियों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। 5 से 6 ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है लगातार। आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा लोग ईडी के वहाँ पे मौजूद हैं और वो छापेमारी लगातार सुबह 6 बजे से कर रहे हैं। इसके अलावा ECIR की जो रिपोर्ट है वो भी रजिस्टर जो है ईडी ने की है और उसी के तहत वो जो ईडी के तमाम लोग हैं वो सब छापेमारी लगातार जो है संदीप घोष और उनके कई करीबियों के घर पे 5 से 6 ठिकानों पर कर रहे हैं। बिल्कुल श्रुति, क्योंकि संदीप घोष की बात करें तो संदीप घोष का सबसे पहले नाम तो इस पूरे मामले को लेकर आया कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब हादसा हुआ उसके बाद अगले दिन वहां पर रेनोवेशन के लिए कह दिया गया संदीप घोष की तरफ से। फिर इस पूरे मामले में जब सीबीआई जांच करती है तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है और अब ईडी आगे कार्रवाई करेगी। तो सीबीआई के बाद ईडी जब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है तो ये कार्रवाई कितनी अलग दिखती हुई नजर आएगी और संदीप घोष की अब मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती है? जी देखिए, संदीप घोष लगातार जो हैं वो शक के घेरे में है। शुरुआत से ही ये 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह की ये जो घटना जो कोलकाता कांड सामने आया था ये बहुत भयावह था। इसके बाद 10 अगस्त को संदीप घोष ने PWD को लेटर लिखा था और फ़ोन भी किया था, जिसमें उन्होंने रिनोवेशन की बात की और उन्होंने सारे CCTV कैमरे की बात की और सभी पूरा जो कॉलेज था उसके चेंजेस की बात की थी। इसके बाद से ही वो और घेराव में आ गए कि क्यों उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा और जिसके बाद से कोलकाता हाईकोर्ट में ये मामला गया, जिसके बाद से कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये जांच सौंप दी और सीबीआई से लगातार सवाल जवाब जो है संदीप घोष के लगातार चल रहे हैं, जिसमें कि उनका वॉइस एनालिसिस टेस्ट भी हुआ था, उनका मैं आपको बता दूं पॉलीग्राफी टेस्ट भी उनका हो चुका है और कई अन्य टेस्ट, जिससे कि वो घेराव से निकले और उन पे जो जितने भी सवाल खड़े हुए हैं उनका उत्तर जानने के लिए सीबीआई लगातार जाँच कर रही थी। लेकिन अब जो है सीबीआई ने ईडी को ये जाँच सौंप दी और ईडी जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। ये जांच जो है वो कई दिन पहले ही ठीक है। श्रुति, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ना सिर्फ संदीप घोष बल्कि संदीप घोष के जो बाकी सहयोगी हैं उनके यहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई हुई है। विप्लव सिंह के ठिकानों पर भी ये कार्रवाई हुई है, छापा वहां भी पड़ा है। ये विप्लव सिंह कौन है, क्या जानकारी मिल रही है उनके बारे में और इस पूरे मामले में किस तरह से नाम सामने आया, जरा बताइए। जी देखिए, प्रिंसिपल के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ साथ जो कॉलेज के बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके भी घर पे लगातार छापेमारी जारी है और स्टाफ मेंबर्स ही नहीं, जो संदीप घोष के भी जो करीबी हैं उनके घर पे भी ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दूं कि ईडी की जो टीम है वो सुबह 6 सवा 6 के करीब हावड़ा, हुगली और सोनारपुर इन तीनों जगह पर पहुँच गई और सारी करीबियों के घर पर जो है सवा 6 बजे से ही लगातार छापेमारी शुरू कर दी गई।
ठीक है श्रुति, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, ईडी पेश करेगी अमानतुल्लाह खान को। 2 सितंबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। दरअसल दिल्ली वक्फ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 सितंबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही साथ बता दें कि आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी करने वाली है। फिलहाल अमानतुल्लाह खान की आज पेशी है, ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी और वक्फ घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले कई बार अमानतुल्लाह खान से इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, समन जारी किए गए हैं और अब ईडी ने जब गिरफ्तार किया है तो उसके बाद आज वक्फ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट में पेश किया जाना है अमानतुल्लाह खान को। इससे पहले 4 दिन की रिमांड पर ईडी ने लिया था और अब आज देखना यही है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है अमानतुल्लाह खान को लेकर। आज अमानतुल्लाह खान की पेशी है, ईडी 4 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है और एक बार माना जा रहा है कि आगे रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी कर सकती है। तो अमानतुल्लाह खान लेन देन के मामले में, दिल्ली वक्फ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर। और अब ऐसे में अमानतुल्लाह खान जिन पर आरोप लगा है वो जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर अमानतुल्लाह खान पर आरोप क्या लगा है। ओखला के विधायक है अमानतुल्लाह खान। 32 लोगों की अवैध नियुक्ति करने का आरोप अमानतुल्लाह खान पर लगा है। साथ ही साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर अमानतुल्लाह खान ने दिया। एसीबी ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी इस पूरे मामले को लेकर। इसी आधार पर एसीबी ने 4 जगहों पर छापेमारी भी की थी। करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। 2 अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल भी मिली थी। कारतूस और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था। 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर रिहा किए गए अमानतुल्लाह खान और अब वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का छापा पड़ा। अमानतुल्लाह खान का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया और फिर बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनके घर पर पहुंची थी अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हुई, 4 दिन की रिमांड पर ईडी ने लिया। रिमांड आज खत्म और ऐसे में एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। प्रशांत, आज कोर्ट में पेश किया जाना अमानतुल्लाह खान को, क्या कुछ आज कोर्ट में होगा? देखिए, लगभग 11 बजे के करीब ईडी जो है अमानतुल्लाह खान को लाएगी और पेश करेगी। चूंकि 4 दिन का रिमांड ऑलरेडी ईडी को मिला हुआ था और ईडी की तरफ से दोबारा कोशिश की जाएगी कि रिमांड पे लिया जाए। कारण ये है कि पिछली बार आपने ध्यान दिया होगा तो सुनवाई के दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी और कहा था कि 10 दिनों की पूछताछ करनी है। कारण ये बताया था ईडी ने साफ तौर पर कि लगभग 34 लोगों का वक्फ बोर्ड में रहते हुए इन्होंने जिनका अपॉइंटमेंट किया है उनसे भी आमना सामना करवाना है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 2016 से लेकर 2022 तक जो बगैर किसी की जानकारी के लीज पे दी गई थी उनसे संबंधित जो लोग हैं उनसे आमना सामना करवाना है। तो ईडी का सीधे तौर पे पिछली बार भी तर्क था और इस बार भी यही तर्क रहने वाला है। तो अब देखना ये है कि जो रावलपिंडी कोर्ट है वो दोबारा क्या अमानतुल्लाह का जो रिमांड है वो देता है या तिहाड़ भेजता है। तो जायज़ तौर पे 11 बजे के करीब जो ये सारी बातें जो हम सवाल उठा रहे हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी एग्रेसिव हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने ये अनाउंस किया है कि आज दिन के 12 बजे बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी और लगभग 11 बजे के करीब वो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहाँ पे इकट्ठा भी होनी शुरू हो जाएगी और वहाँ से थोड़ी ही दूर पे आप चलेंगी तो लगभग 100 कदम की दूरी पे रावलपिंडी कोर्ट है और उससे 100 कदम आगे बढ़ने पे बीजेपी का कार्यालय आता है। तो जाहिर तौर पे आईटीओ का आज पूरा जो इलाका है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए आवागमन के हिसाब से तो कुल मिलाकर अगर हम रावलपिंडी कोर्ट की बात करें तो आज ईडी जो है वो रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। अब देखना यही है कि कोर्ट की तरफ से क्या आज फैसला
आता है अमानतुल्लाह खान को लेकर। बने रहिएगा प्रशांत, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, आगे की खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ अमानतुल्लाह खान को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है, तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने और बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। आप कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे अपनी पार्टी के पुराने ऑफिस के बाहर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से बीजेपी मुख्यालय के लिए कूच करेंगे। बता दें 2 सितंबर को दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक के घर छापेमारी की गई थी। कई घंटों की छापेमारी के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें अपने साथ वो ले गई और फिर गिरफ्तार किया गया। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रशांत बता भी रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे मामले के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, बीजेपी ऑफिस का घेराव करेगी। ऐसे में प्रशांत, सबसे पहले तो ये कि ये प्रोटेस्ट किस तरह से किया जाना है इसके बारे में बताइएगा। दूसरा कि दिल्ली में इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या असर होगा वहां पर, इसके साथ ही साथ पुलिस की तरफ से क्या इस प्रोटेस्ट को लेकर इंतजाम किए गए ताकि ये प्रोटेस्ट जो है वो उग्र ना हो। देखिए, आईटीयू के पास ही जैसे ही आप बढ़ेंगे 10 कदम की दूरी पे आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यालय पड़ता है और उससे लगभग 50 से 60 कदम की दूरी पे राउज एवेन्यू कोर्ट पड़ता है, जहां पे अमानतुल्लाह को पेश किया जाना है और वहां से 100 कदम मात्र आगे बढ़ती हैं तो बीजेपी का मुख्यालय पड़ता है। तो समझ सकती हैं कि एक रूट पे ये तीनों चीज़ें हैं और इन्हीं तीनों रूट्स को ख्याल में रखते हुए पुलिस ने फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी है। बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा 3 लेयर की जो पैरामीटर्स हैं उनको तय किए गए हैं, यानी कि पहला जो बैरिकेटिंग की गई है वो आम आदमी पार्टी के बिल्कुल बाहर की गई है ताकि वहां से आगे बढ़ के राउज एवेन्यू कोर्ट के पास ये लोग ना पहुंच सके, और उसके बाद से राउज एवेन्यू कोर्ट पे किया गया है ताकि राउज एवेन्यू कोर्ट पे भी अगर आ जाते हैं तो बीजेपी की कार्यालय की तरफ ना बढ़ सकें। तो पुलिस को आज काफ़ी मशक्कत करनी है और नीतू, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज का जो दिन है वो काफ़ी हैट्रिक रहने वाला है बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए और साथ ही पुलिस जो फोर्स है उसके लिए, और इसके लिए लगभग 500 के करीब पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। तो समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस ने तैयारी की है कि किसी भी तरह का उपद्रव या कोई ऐसी घटना ना हो सके जिससे कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ी हो सके। तो पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना रहने की और चौकस रहने का दावा कर रही है और इधर आम आदमी पार्टी का कह रहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पे इस तरह के कुठाराघात कर रही है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर अभी अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी उनके जेल में हैं और अब अमानतुल्लाह को इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआई और ईडी के मार्फत परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो समझ सकती हैं कि महज 6 महीने बाद चुनाव भी है और ये जो राजनीति है वो गहमा-गहमी 6 महीने तक अब दिल्ली में अक्सर देखने को मिलती रहेगी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पे ऐसा अब आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात यही है कि आम आदमी पार्टी का ये प्रोटेस्ट जो है वो इसका असर कैसा होगा, कितना होगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की रणनीति आम आदमी पार्टी ने आज तैयार की है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है, आम आदमी पार्टी का गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जाना है। आगे बढ़ेंगे। आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह हैं। विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। दोपहर करीब 3:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त, आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होना है करीब 3:30 बजे दोपहर के ये मैनिफेस्टो जारी होगा और आरएसएस और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री। पार्टी के चुनावी अभियान पर नेताओं संग मंथन करेंगे। शनिवार को जम्मू में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। टिकट बंटवारे के बाद से ही जम्मू कश्मीर बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच अब अमित शाह के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वहां बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र वो जारी करेंगे। इसके अलावा पार्टी नेताओं संग बैठक कर चुनावी अभियान की जानकारी लेंगे। साथ ही कल चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। गृह मंत्री का दौरा, कमलेश, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो नाराजगी है, क्या ये नाराजगी दूर होगी इस दौरे से हम समझ सकते हैं? देखिए, उनका दौरा इसलिए भी किया गया क्योंकि पार्टी का आगाज करना था, पार्टी के कैंपेन का, और पार्टी कैंपेन की शुरुआत संकल्प पत्र के यानी घोषणा पत्र के करने जा रही है। अमित शाह 4 बजे
जम्मू में इसको रिलीज करेंगे संकल्प पत्र को। उसके बाद जो शाम में उनकी जो बैठक है, निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स के साथ बैठक है। इस मीटिंग में वो वर्कर्स भी होंगे जो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो अब ये कार्यक्रम है जम्मू क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहाँ से 11 विधानसभा की सीटें आती है और पिछली दफा बीजेपी को 9 सीटें यहाँ से मिली थी। इसलिए बीजेपी का दामोदार बहुत कुछ जम्मू के रीजन पे है और सबसे ज्यादा बगावत जो है जम्मू क्षेत्र में ही देखने को मिली। बीजेपी के जो वर्कर्स, उनका ये कहना है कि जो बाहर से जो लेटरल एंट्री हुई है पार्टी के वर्कर्स की, उनको टिकट दे दिया, यानी दो तीन महीना पहले कांग्रेस में थे, किसी अन्य पार्टी में थे, उनको टिकट दे दी गई। ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह जब समझाएंगे तो हो सकता है कि पार्टी के वर्कर साथ आ जाए, समझ जाए और पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि कल शनिवार को एक बड़ी रैली का आयोजन जम्मू क्षेत्र में ही की गई, क्योंकि जम्मू में बीजेपी का बहुत कुछ दामोदार है। तो तकरीबन 25 सीटें में से पार्टी की जम्मू क्षेत्र से 9 और बाकी पूरे क्षेत्र से जो पूरा एरिया है जम्मू का पूरा एरिया, उस एरिया से लगभग 22 सीटें बीजेपी के खाते में। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि कम से कम पुरानी जो स्थिति है वो बहाल हो जाए। उसके बहाल होने के लिए बीजेपी अपना कमर कस चुकी है। तो अभी अमित शाह रैली कर रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी क्षेत्र में 2 रैली करेंगे। इसकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री के 2 रैली करने का कार्यक्रम ऐसे में कमलेश, वाकई क्योंकि आरएसएस के साथ बैठक होनी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है और बैठक बेहद महत्वपूर्ण। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टार प्रचारक में बड़े बड़े नेताओं का नाम जम्मू के लिए दिया गया है, कितनी बड़ी चुनौतियां इस वक्त बीजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव की है? लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ये मान के चलिए कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू क्षेत्र में उनके लिए अपार बहुमत मिलेगा। और ऐसी स्थिति में अगर जम्मू क्षेत्र में बगावत हो जाए तो बीजेपी की संभावना है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि अमित शाह खुद उतरे हैं, अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं और उनकी बात पार्टी के वर्कर्स भी मानते रहे हैं। जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ है 29 में अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया है तो पार्टी के वर्कर्स माने। इस बार काफी कुछ दामोदार जम्मू क्षेत्र पर टिका होगा। हालांकि जो श्रीनगर का इलाका है, घाटी का इलाका है, उसमें बीजेपी अभी तक 12 सीटें पार्टी ने अनाउंस नहीं की है, तो समझा जाता है कि वहाँ पार्टी किसी अन्य दल को सपोर्ट करेगी। ऐसी स्थिति में सब कुछ दामोदर की जम्मू क्षेत्र पे ही पड़ेगा बीजेपी के। क्या इस दौरे के बाद हम ये भी माने कि इस दौरे में या फिर बैठक में कुछ ऐसी विशेष बातें गृह मंत्री की तरफ से दी जाए या बताई जाए या निर्देश दिया जाए उन्हें कि जो अगली लिस्ट जारी करनी है बीजेपी को, वो इन बातों का ख्याल रखे? तो क्या अगली लिस्ट को लेकर भी कुछ कह सकते हैं वो? नहीं, चूंकि जो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया है लगभग 47 नामों की, उसमें पहले प्रथम, द्वितीय और तीसरे तीनों चरणों के लिए लगभग सूची जारी कर दी गई थी। 15 सीटें बची हुई हैं, लेकिन वो 15 सीटें जो है वो जो डाउनटाउन जो श्रीनगर है और साउथ कश्मीर है उस इलाके की है। लिहाजा ज्यादा विरोध है पार्टी का वो इस क्षेत्र जम्मू क्षेत्र से। लेकिन अब ये स्थिति की पार्टी ने जम्मू क्षेत्र की ज्यादातर सीटें अनाउंस कर दी है, इसलिए पार्टी अमित शाह को अगर मैदान में है अगर वो समझाने की कोशिश करते हैं तो पार्टी के वर्कर्स मान जाएंगे। बहुत चीजें हैं तो वो कह सकते हैं कि सरकार बनाई उसके बाद देखा जाएगा, तो हो सकता है कि पार्टी के वर्कर्स मान जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और कल वो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक खबर मुंबई से मिल रही है। आज सुबह एक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। मुंबई के लोअर परेल इलाके के कमला मिल कंपाउंड स्थित टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग लगने की खबर आ रही है। आग लगने की ये घटना सुबह 6:30 बजे की बताई गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आग किस वजह से लगी ये कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग लगने की ये घटना सामने आई है। आग कैसे लगी इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। लगभग 6:25 को फायर का इंसिडेंट हो गया। वर्ली फायर और आजू बाजू के जितने भी फायर स्टेशन है वहाँ से हमारे फायर फाइटिंग इंजीनियर ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स वर्दी पे आए थे। तो तुरंत उन्होंने देखा कि 7वां माला से 10वें माले तक उनके नज़र में आया कि फायर वहाँ पे दिख रहा था। तभी सभी हमारा क्रू फायर फाइटिंग लाइन और बिल्डिंग में जो फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन दिया गया था उसका पंप रूम चालू करके पानी लेके गए थे ऊपर हमारा क्रू मेंबर्स और वेंटिलेशन किया था। और उसके बाद ध्यान में आया कि किसी को अभी तक तो मार लगा नहीं है और अंगार कैसे लगा और किसी को मार लगा है क्या नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसके बाद सब माहिती
उधर राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भजनलाल सरकार ने 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से 20 आईएएस अधिकारियों को अपने मूल पद के साथ अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया है। टीना डाबी का नाम आप सुना होगा आपने। टीना डाबी चर्चित आईएएस हैं और टीना के पति प्रदीप को भी ट्रांसफर करते हुए जालौर कलेक्टर लगाया गया है। और इस वक्त बता दें आपको कि अलवर की डीएम अब आर्तिका शुक्ला होंगी। जितेंद्र सोनी जयपुर जिला कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और ऐसे में 108 नाम बताए जा रहे हैं जिनका तबादला राजस्थान में भजनलाल सरकार ने किया है। और अब आगे बढ़ेंगे, खबर उत्तरकाशी से मिल रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट रतूड़ी शेरा के पास मलबा और पत्थर आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया और इसकी सूचना मिली है जिससे रास्ता बंद हो चुका है। फिलहाल ब्रो के द्वारा मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खरादी के पास भी मलबा और पत्थर आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया। एनएच बड़कोट के द्वारा मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है और अब रास्ते को क्लियर करने की कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, बने रहिए हमारे साथ।